अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपको कहते हैं। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट और प्रोग्राम अमूमी तौर पर हम एक ही हमारे एक्सपर्ट होते हैं, एक ही गेस्ट होते हैं और वो होते हैं डॉक्टर सदाकत अली। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, मगर आज का प्रोग्राम जो है वो क्योंकि बहुत से लोगों का बहुत ही गंभीर मसला है, इसलिए आज हमारे साथ एक गेस्ट और भी हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपकी मुलाकात मैं करा रहा हूँ अमूमी तौर पर हर जुमे की शाम को हमारे साथ जैसे कि होते हैं डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं? और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो हैं मिस शुमाइला बतूल भी हैं, जो कि यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं विलिंग वेज में और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उम्र से नहीं मगर अपने काम की वजह से काफ़ी सीनियर हैं। हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। वेलकम। थैंक यू सर। नाज़रीन, जिस मसले की वजह से हम आज बात करना चाहते हैं, डॉक्टर सदाकत का भी इसमें ख़ास इंटरेस्ट है और मिस शुमाइला भी इस पर बहुत काम कर चुकी हैं। डॉक्टर साहब, मसला वहम के मुतालिक है, OCD के मुतालिक है, यानी वहम और वसवसे। वहम और वसवसे। और उर्फ़ आम में जैसे कि हम साइकोलॉजी की फील्ड में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करते हैं। अच्छा इजाज़ भाई, ये वहम और वसवसों का इंसान के साथ बहुत चोली दामन का साथ रहा है और अज़ल से इंसान इसमें गिरफ़्तार होता रहता है। और एक सईंग भी थी बहुत पहले जो कि ये थी कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। अब मुझे नहीं पता लुकमान हकीम कौन थे और कहाँ थे, लेकिन मुझे ये बताया कि आज की दुनिया में जो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके ज़रिए OCD या वहम और वसवसों के साथ बड़ी कामयाबी से आप निपट सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तामीर नौ कर सकते हैं। अगरचे ये बहुत कोई मुख्तसर काम नहीं, या ऐसा नहीं है कि आप कुछ दवा लें कुछ दिन के लिए तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं। अगरचे दवाएं मदद करती हैं वक्ती तौर पर और वहम और वसवसों से होने वाली अजियत को कम करती हैं, लेकिन ये दवाएं क्योरेटिव नहीं होती। क्योरेटिव सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है जो कि 5 स्टेप्स का एक फार्मूला है, जिसे हम पहले 4 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा स्टेप पॉलिशिंग स्टेप है जिसे तामीर नौ का स्टेप कहते हैं, वो भी साथ शामिल किया है ताकि ये गारंटेड हो जाए कि OCD या वहम और वसवसों का दोबारा आपकी ज़िंदगी पे गलबा ना हो सके। लेकिन जैसा कि मैंने देखा है लोग इस बीमारी से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। वो एक तरह से एक कोई घोस्ट सा उनके, वो एक भूत सा उनके ऊपर सवार हो जाता है कुछ काम बार बार करने का, जो कि उनके खप या ऑब्सेशंस उन्हें मजबूर करती हैं और उनके जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामूलात हैं उन पे बहुत चोट पड़ती है। फिर उसका फ़िक्र भी होता है कि जो असल करने का काम था वो तो किया कोई नहीं, और ये इस गोरख धंधे में हम पड़े रहे कि कभी हाथ धोने बैठे हैं और कभी चीज़ों को बार बार गिन रहे हैं, कभी लॉक बार बार चेक कर रहे हैं, कभी कोई नंबर्स को चेक कर रहे हैं, या कभी इस वहम से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मैंने किसी का कोई नुकसान तो नहीं कर दिया, और तलाशियाँ ले रहे हैं, अपनी तलाशी ले रहे हैं कि मैंने आज दिन भर में कहीं किसी का दिल तो नहीं दिखा दिया, या हद से बड़ी हुई ये सोच, हद से बड़ा हुआ ये वहम और वसवसा, जिसके नतीजे में लोग बाज़ ऐसे इक़दाम करते हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब और मज़ाक़ खेज़ लगते हैं। जैसे इजाज़ भाई, अगर कोई ये सोचे बग़ैर वजह के रात को नींद खुली है और पहला ख़्याल उसके जहन में ये आए जी कि आज जब मैं दफ्तर से गाड़ी पर घर वापस आ रहा था तो रास्ते में मैंने अपनी गाड़ी के नीचे तो किसी को नहीं दे दिया, और फिर इसके हवाले से वो अपने जहन में वीडियो चला के देखता है कि ऐसा कहीं कर तो नहीं दिया, और फिर वो उठ के बेडरूम से आके गैराज में गाड़ी का मुआयना करता है कि उसके मडगार्ड पे कहीं किसी जगह खून का कोई धब्बा तो नहीं, या फिर घर से निकल के वापस रात को दफ्तर जाना आधी रात के वक्त और हर जगह सड़क पे ये चेक करना
और लोगों से पूछते फिरना कि यहाँ आपने कोई हादसा होते हुए तो नहीं देखा। इसकी कोई हद नहीं कि वहम और वसवसे इंसान को कितनी अजियत में मुब्तला कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले कि आज की इससे मिलती जुलती एक केस स्टडी जो इनबॉक्स में अपना मसला एक साहब ने बयान किया वो मैं आपसे पूछूं, उसके मुतालिक वो आपको केस हिस्ट्री बताऊं। मिस शुमाइला, आप ज़िक्र कर रही थी जब हम ओसीडी का डिस्कशन कर रहे थे कि ये बीमारी जो है किस तरह से हमारी साइकोलॉजी को यरगमाल कर लेती है और ये किस तरह से एक माइंड डिजीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले बता लूँ कि मैंने मिस शमाइला के साथ मिल के ओसीडी पे काफ़ी काम किया है। एक्चुअली काम तो ये करती हैं, मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके थोड़ा बता देता हूँ कि यूँ करें, और ये लोगों को कामयाबियों से हमकिनार करती हैं। लोग आते हैं, मैं एवेल्यूएट करता हूँ ओसीडी को और फिर उनके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करता हूँ, पर उस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने में मिस शमाइला का बहुत रोल है और इनका तवील तजर्बा है। अब आपने क्योंकि ये ज़िक्र कर ही दिया है तो मैं फिर ये थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि हम बहुत डिस्कशन करते हैं आपस में, मगर हमने हमारे यहाँ विलिंग वेज में जो स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट प्लान्स जैसे एग्जीक्यूट होते हैं कभी उस पर एज सच बात नहीं की। बट नाउ दैट यू हैव मेंशन कि डिज़ाइन करते हैं और फिर ये अमली जामा उसको पहनाती हैं, तो केसेस सच एज ओसीडी और फॉर दैट मैटर स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलैरिटी और अदर मेंटल डिसऑर्डर्स और अल्कोहलिज्म और एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज़ और नॉन सब्सटेंस अब्यूज़, इसका थोड़ा सा फिर आप आज बता ही दें कि हमारे यहाँ पे जो हम प्रोग्राम लेके चलते हैं इंडोर का, थोड़ा सा आउटडोर का, जस्ट प्लीज़ टच अपॉन दिस। आप दोनों यहाँ पे मैं मुख्तसर सा ही इस पे आज बात करूँगा कि हम यहाँ काम कैसे करते हैं और वो स्ट्रक्चर्ड जो काम है उसमें कितने साइकोलॉजिस्ट किस तरह अपने अपने अंदाज में हिस्सा लेते हैं और चारों तरफ से हम एक मसले को घेर लेते हैं एक तरह से, ताकि वो एमिकेबली सॉल्व हो जाए और जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो अपनी ज़िंदगी में आइंदा खुद से मैनेज कर सकें अपने मसलों को। हम कोशिश करते हैं कि इन इमराज के हवाले से अपने मरीज़ों को मोहताज ना बनाएं, बल्कि उन्हें सिखा दें, एम्पावर कि जो प्राइमरी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर कुछ जेनेटिक कंटेंट होता है और कुछ हमारी लाइफस्टाइल से भी बात बिगड़ जाती है, तो उनको हम अच्छी तरह से सिखा दें कि कैसे ऑन गोइंग बेसिस पे जो दायमी बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज़ एक दायमी बीमारी है, तो ओसीडी भी एक दायमी बीमारी है, बट फॉर्चुनेटली जो उम्र बढ़ती रहती है ओसीडी कम होती रहती है। अच्छा, वैसे ये बीमारी काफ़ी देर तक चलती है, तादेर चलती है, लेकिन अमूमन 40 साल की उम्र के बाद बहुत से मरीज़ों को खुद से अफाका हो जाता है, क्योंकि जो केमिकल्स इस बीमारी को पालते हैं उन केमिकल्स की फ़्लो में कुछ कमी आ जाती है 40 साल की उम्र में, और यूजुअली जो एडोलेसेंस में लोगों को ओसीडी की बीमारी होती है तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो आज खुद भी बेहतर होती है। सो देयर इज़ ए ग्रेट होप, लेकिन आपको इतने लंबे इंतज़ार में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को फौरी तौर पर बेहतर बनाना शुरू कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होते हैं जिसमें कोई एक साइकोलॉजिस्ट काम नहीं करता, बल्कि एक टीम है साइकोलॉजिस्ट की। जो वी आर अबाउट 20 पीपल अराउंड हियर, यहाँ लाहौर में सिर्फ, बाकी कराची, इस्लामाबाद, मरी में मिला के तो 60, और हम मिलजुल कर काम करते हैं, अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। और मेरा काम बुनियादी तौर पर इवेल्यूएट करना है कि मसला है क्या और उसका जो ताना बाना है वो क्या है और उसका फैलाव किस कदर है, क्रॉनिसिटी क्या है, उसमें जो बुनियादी डायग्नोसिस है वो कैसे हो, और फिर हम एक प्लान देते हैं क्लाइंट्स को जिस पे स्टेप बाय स्टेप चलते हुए वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन ये क्विक फिक्स नहीं है। एडमिशन ज़रूरी है? नहीं, एडमिशन बहुत रेयर मामला, उसकी भी है सहूलत? हाँ, सहूलत तो मौजूद है, लेकिन एडमिशन की ज़रूरत बहुत रेयर मामला में होती है। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश ये होती है कि एडमिशन तक नौबत ना पहुँचे, आउटडोर बेसिस पे। हाँ, ताकि फंक्शनैलिटी जितनी भी है
किसी शख्स की ज़िंदगी में जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो हैम्पर ना हो जाए, क्योंकि एडमिशन के साथ फंक्शनैलिटी तो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और हम चाहते हैं कि जिस कदर फंक्शनैलिटी किसी शख्स की ज़िंदगी में है उसको हम बढ़ावा दें, कम ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ती है और सारा फोकस बीमारी को सेहतयाबी की तरफ उसका रुख मोड़ने की ज़रूरत होती है। तो ये चारों जो आपके विलिंग वेज के हैं इदारे, कराची में, लाहौर में हेड ऑफिस, इस्लामाबाद में और मरी में, चारों में आउटडोर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी है और इंडोर की भी है? हाँ, सभी जगह आउटडोर की भी है और इंडोर की भी है। और इंडोर का पर्पज़ सिर्फ इतना होता है कि मरीज़ को आउटडोर के काबिल बनाया जाए। यानी आप समझे कि बाज़ लोगों का तसव्वुर होता है कि जैसे आप कोई ऑपरेशन करवाने गए हैं, अपेंडिसेक्टमी करवाई है तो इंडोर में गए हैं और अब आए हैं तो ट्रीटमेंट मुकम्मल। तो ऐसा नहीं है। साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में या सोशल प्रॉब्लम्स में जिनके लिए हम काउंसलिंग फ्राहम करते हैं, हमें लगता है कि आपको स्किल सीखनी पड़ती हैं, लाइफस्टाइल चेंज लानी पड़ती है फॉर द बेटर जी। और उससे फिर कोई एक ही मसला नहीं सुलझता जिसकी खातिर लोग हमारे पास आते हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी के कई और पहलू जो हैं आज खुद बेहतरी की तरफ चलने लगते हैं और ये एक बोनस उनके लिए होता है। इससे पहले कि मैं मिस शुमाइला से कहूँ कि वो सवाल करें, लास्ट वन, आपके अलावा कोई साइकियाट्रिस्ट भी आपके ट्रीटमेंट में मौजूद है? हाँ, मुकम्मल टीम है हमारे पास। साइकियाट्रिस्ट है डॉक्टर फरासत अली लोगर, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप उनका भी इंटरव्यू करें जल्द। और जो भी हमारे टीम में लोग काम करते हैं सभी बड़े कैपेबल, एक्स्ट्रा और ऑर्डिनरी सलाहियतों के मालिक लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसी ज़बरदस्त टीम के साथ काम करते हुए तो हम बहुत लुत्फ़ महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और किसी काम को जो आपने रोज़मर्रा करना है और हमेशा के लिए करना है उसमें अच्छा लगना, अच्छा महसूस होना, कामयाबी का एहसास होना, ये काफ़ी मुआवन साबित होता है। तो मेरा ख़्याल है पहले तो आप OCD का जो मसला डिस्कस करना चाहते थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि मिस जो है वो भी कोई आपसे जो है व्हाटएवर शी वांट्स टू गिव सम इनपुट, फिर उसके बाद मैं वो मसला डिस्कस कर लेता हूँ। आपने जो सवाल किया ना कि माइंड को कैसे ये पोजेस कर लेते, बेसिकली ये एक ब्रेन प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि केमिकल इम्बैलेंस होते हैं और हमारे ब्रेन में जो कोई सेटिस्फेक्शन वाला एरिया है ना, वो मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग में वहाँ पर डिफ़िकल्टी, मतलब जैसे ये दो न्यूक्लियस हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामेन। ये दो न्यूक्लियस हैं हमारे ब्रेन में जो ये फ्रंटल ब्रेन के साथ उनका तबादला ख्यालात होता है। तो उसमें आप समझें कि वो इंजन जो है वो जो ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर लगाने लगता है। ये यूँ इसकी मिसाल दे सकते हैं कि एक गाड़ी है जो कीचड़ में फंसी हुई है और आप ज़ोर लगा रहे हैं और पहिए जो है वो बड़ी तेज़ी से घूम रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि ये गाड़ी अभी बाहर निकल जाएगी और वो नीचे को धुनस रही होती है। तो उसको कोई पीछे से थोड़ा धक्का ऐसे मामूली सा चाहिए कि वो उस मुश्किल फेज़ में से निकल जाए तो फिर आगे गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह आप बता रही थी। मैं सर यही कि वो होती ही ब्रेन प्रॉब्लम है और जैसे वहम हो जाना, यानी हाथ धोए और सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है कि पता नहीं धो लिए हैं या नहीं। और सबसे क्रॉनिक बात ये होती है कि समहाउ पेशेंट को ये पता होता है कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, ये जो बार बार हाथ में धो रहा हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोक नहीं पाता। एग्जैक्टली तसल्ली नहीं उनको होती। तो इनफैक्ट उनकी तसल्ली अगर सिंपल वर्ड्स में कहें ना कि सेटिस्फेक्शन और तसल्ली बीमार हो जाती है। देखिए, इसमें जो हमारा ख्याल होता है वो हमें पता होता है कि ये जो हमारा ख्याल है उसके मुताबिक अर्जेंसी नहीं है या ये दुरुस्त बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर कोई ब्रेन में केमिकल्स ऐसे होते हैं कि वो जो छा जाते हैं। जैसे कि कई दफ़ा अर्जेंसी नहीं होती, मिसाल के तौर पर आपको रात 2 बजे ख्याल आता है कि मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूं। अब अर्जेंसी नहीं है, ना आपको भूख लगी हुई है, पर एक ख्याल है जो कही जा रहा है कि भूख लगी हुई है तुम पिज़्ज़ा खाओ। अच्छा, आपको एट द सेम टाइम असल हकीकत पता भी होती है और यहीं से अच्छे इलाज की बुनियाद भी पड़ती है कि आप ऐसा समझते हैं कि
हाथ जो हैं वो मेरे साफ़ हैं, लेकिन आपके अंदर फिर भी एक कांस्टेंट जो है वो आता रहता है ख्याल कि साफ़ नहीं है, इनको साफ़ कर लें। यानी अजीब मखमसे वाली बात है कि एक लेवल पे आपको अच्छी तरह पता है कि आप जो सोच रहे हैं, यानी जो ऑब्सेशन है वो हकीकत पर मबनी नहीं है, ये कोई गड़बड़ है, ये डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज है, ये एक धोखाधही वाला मैसेज है, ये सच्चा मैसेज नहीं है, ये एक झूठा मैसेज है जो मेरे ब्रेन की तरफ से उभर के मेरी तरफ आ रहा है, और आप फिर भी उसके सामने अपने आप को बेबस पाते हैं। और आप ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मामला है जो कि एग्जैक्टली एट द सेम टाइम पेनफुल बहुत ज़्यादा है कि आपको पता भी है। और सर बहुत दफ़ा पेशेंट्स आर्ग्यूमेंट अपने साथ करते हैं कि अगर ना साफ़ हुए तो, जैसे अभी शुरू में आपने एग्जांपल दी थी ना कि रात को उठकर सड़क पे भी देखना है कि कोई हादसा वगैरह तो नहीं हुआ। समहाउ उनको अंदाज़ा भी होता है कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दे आर कंपेल्ड टू डू। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अच्छा, ये डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस बेशुमार होते हैं हमारे, और हमें पता होता है कि जैसे शॉपहॉलिक्स होते हैं तो उन्हें पता होता है कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही उनके ब्रेन से उनको मैसेज मिल रहा होता है कि आप धड़ाधड़ ख़रीदारी कर लो, तो रोक नहीं पाते, वो अपने आप को रोक नहीं पाते। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लेंगे कि पीछे एक्चुअल केमिकल्स हैं जिनकी फ्लो बढ़ी हुई होती है, और वो केमिकल पुश कर रहे होते हैं आपकी बेटर जजमेंट के ख़िलाफ़। यानी जो आपके अंदर एक वाइज पर्सन भी मौजूद है जो अपनी नहीफ़ो नज़ार आवाज़ में करा रहा होता है कि मेरी भी सुन लो, लेकिन उसकी सुनी नहीं जा रही होती, क्योंकि केमिकल उस चीज़ को बुलडोज़ कर रहे होते हैं, जो कि जिनका ताल्लुक साइकोलॉजी से नहीं, साइकेट्री से है। यानी ये नफ्सियात नहीं है, ये असाब की बात है, ये ब्रेन की बात है। ये ऐसे ही है जैसे कि अगर किसी को बहुत गुस्सा हो और गुस्से में वो किसी के ऊपर हमला आवर होना चाहता है, तो आप जानते हैं कि अगर किसी न किसी तरीके से बीच में वक्फा आ गया, किसी ने इंटरवीन कर दिया, वक्फा आ गया, जैसे लड़ते हुए लोगों को लोग छुड़ा के दूर ले जाते हैं और 2-4 घंटे अगर गुजर जाएं, वैसे तो वो ठीक हो जाता है। 2-4 घंटे जब गुजर जाते हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ जो हाथापाई का एक उनसर उनके अंदर जोर मार रहा होता है वो बैठ जाता है, वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वो थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और एक यहाँ से बात ये भी समझ लगती है वहम और जो वसवसे हैं उनके मामले में भी, कि अगर आप किसी न किसी तरीके से डिले कर दें, कोई ना कोई डिले करना शुरू करें, और आप ये ज़ोर लगाना छोड़ दें कि उनको स्नब करना, यानी अपने ऑब्सेशंस को स्नब नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप हेड ऑन उनसे लड़ेंगे तो वो चूँकि केमिकल हैं और आपके अंदर की जो आवाज़ है वो उस वक्त उसके ऊपर बज़ाहिर हावी हैं, छा गए हैं। तो आप अपना ज़ोर आज़माई इस तरफ ना करें, आप किसी ना किसी तरीके से टाइम गेन करें, यानी लारा जिसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं लारा लप्पा,
तो वो जो लारा लप्पा है ना, जैसे कि आपको किसी पे बहुत सख्त गुस्सा है और अगर आप फौरी तौर पर फैसला करेंगे, जैसे आपने किसी से बेइंतहा नाराज़ है और आपका फिलफौर दिल चाह रहा है कि इसको फायर कर दिया जाए, तो अगर आपके अंदर एक बीच में आवाज़ आ जाए कि कर देना तुम इसको फायर, लेकिन सुबह कर देना, ठीक है, बस सिर्फ इतना, फायर कर देना पर सुबह कर देना। अब आपने इरादा निगेट नहीं किया जी, निगेट नहीं किया, नफी नहीं की, ये नहीं आप अपने आप को उस वक्त मजबूर कर रहे कि तुम बाज आ जाओ, इसको फायर मत करो, ये नहीं कह रहे आप कह रहे हैं कि सुबह इस बारे में अगर सोच विचार कर ली जाए तो कैसा है, कर देना, सुबह फायर कर देना। अभी करने की क्या ज़रूरत है, अभी में और सुबह में क्या फ़र्क है, फंक्शनैलिटी तो होती नहीं है रात में ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब आप सुबह उठते हैं, एक नई सुबह, आपके केमिकल्स की फ़्लो उस तरह नहीं होती अक्सर औक़ात जैसे कि गुजरी हुई रात के आगाज़ में थी, और वो कहते हैं ना रात गई और बात गई। तो इससे समझने की बात यह है कि बाज़ औक़ात हमें सिर्फ टाइम गेन करने की ज़रूरत होती है और हमारा दिमाग दुरुस्त समत में चलने लगता है। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो टाइम गेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यानी ऑब्सेशन ये है कि आपको खपत हो रहा है, खपत किसी होता बात है का, किसी बात का जो दुरुस्त नहीं होती। बाय डेफिनेशन खपत का मतलब यह है कि वो दुरुस्त ख्याल नहीं है। और दूसरी बात यह है जिसे हम कहते हैं कंपल्शन, कि मजबूरी है, करके छोड़। आपको ऐसे लगता है कि एक जहन अटक के रह गई है सुई एक चीज़ की तरफ कि अभी करना है। और सेलियंसी एक चीज़ होती है कि बाज़ लोगों में किसी चीज़ के करने का ख्याल पैदा होता है, जिसे आप इम्पल्स कहते हैं, और बेवक्त आइसक्रीम का ख्याल आ गया या बेवक्त कोई ख्याल आ गया, और फिर आप कहते हैं कि अगर मैंने ये इस वक्त नहीं किया तो फिर ये कोई ज़िंदगी नहीं है। तो फिर वो जो जिस इसे सेलियंसी कहते हैं कि बाज़ दफ़ा हमारे इतना ऊपर आ जाता है, इतना उनकी अहमियत हो जाती है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं कि 2 घंटे पहले तो कहीं नामो निशान नहीं था इस सोच का, और ये अब जो सोच आई है तो ये ऐसे लगता है कि मेरी कुल कायनात, मेरी कुल ज़िंदगी जो है वो इस पे उसका इन्हिसार है, तो मैं ये अभी अभी कर गुजरूँ। और ये जो इम्पल्स कंट्रोल है ये भी हम सब इंसानों को सीखने की ज़रूरत होती है, और बचपन में वालिदैन का भी फ़र्ज़ है कि जो ठहराव है, जो सोच विचार है, जो अमली कदम उठाने से पहले कुछ ख़ास वक्फ़ा होता है, उसके बारे में तरबियत दी जाए। और एकदम से पहला ख्याल ज़हन में आते ही, जिसे कहते हैं बेखतर कूद पड़ा, आतिश नमरूद में इश्क, हाँ, तो वो वाली बातें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा बहुत सोच विचार ज़रूर करनी चाहिए। और OCD बाय डेफिनेशन एक डिसऑर्डर है, ठीक है ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और जो चीज़ डिसऑर्डर में होती है उसको ऑर्डर में, वो ऑर्डर में भी होती है। अच्छा, जो चीज़ डिसऑर्डर में होती है कभी ऑर्डर में भी होती है, वो कभी ऑर्डर में भी होती है, और उसका इलाज यही है कि उसे ऑर्डर में लाना होता है। जैसे ट्रैफिक डिसऑर्डर हो गया, सड़कों पे लोग भिड़ गए आपस में, चारों सड़कों पे से लोग आके तो चौक में एक दूसरे के साथ सींग फंसा के खड़े हैं, और फिर सार्जेंट आता है और वो उनको अपनी अपनी राह पे लगाता है, तो ट्रैफिक इन ऑर्डर होगी। अच्छा, इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो जितने भी डिसऑर्डर होते हैं ये वो चीज़ें होती हैं जो कि असल में ऑर्डर में कभी थी, और आपने उनको ज़रूरत से ज़्यादा जुनून के साथ करना शुरू कर दिया, और हद से ज़्यादा करना शुरू कर दिया, इत्दाल से ज़्यादा करना शुरू किया। तो सारी एडिक्शंस भी इसी तरह ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होती हैं कि जिसमें लोगों के जहन में एक चीज़ बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती है और बाकी सब चीज़ें उनकी ज़िंदगी में डी एम्फेसाइज हो जाती हैं। तो बाकी चीज़ों को अगर हम एम्फेसाइज करना शुरू करें तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई थी तो उसके हिस्से में हमारी कम एनर्जी, हमारी कम तवज्जो, हमारी कम कोशिश आना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर, ये आपकी बात से मेरे जहन में आया कि डिसऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, और ये आपने एडिक्शंस की भी बात की, और भी आपने बातें की, मेटाबॉलिक
भी डिसऑर्डर होते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस तरह के डिसऑर्डर्स आप बात करें, अगर क्रॉनिसिटी है इनमें, दायमी है, तो हम साइकोथेरेपी या काउंसलिंग से भी इनका इलाज कर सकते हैं और मेडिसिन से भी, या दोनों से? ना, मेडिसिन तो वक्ती इलाज है। प्राइमरी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में मेडिसिन्स का इलाज वक्ती इलाज है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है। ज़्यादातर साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर्स हैं जैसे डिप्रेशन है, तो इसका क्यूरेटिव इलाज नहीं होता कि कोई दवा आप दें तो उस दवा की वजह से मर्ज़ बिल्कुल जड़ से उखड़ जाए, ऐसा नहीं होता। ये लोग समझते हैं, चूँकि डॉक्टर बताते नहीं, डॉक्टर शाय फील करते हैं, डॉक्टर ज़रा शर्मीले होते हैं। आप एग्री करते हैं उनसे? मैं तो बहुत शर्मीला। अच्छा, ये जो डॉक्टर का शर्मीलापन है, ये सच को जो बताते नहीं हैं, और बताते इसलिए नहीं है कि लोग मरीज ना पच जाए। हाँ, तो लोग सुनना नहीं चाहते। तो मैं समझता हूँ कि जब हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी से मशवरा लेने जाते हैं, तो फिर हम उसका खौफ तो उतारते हैं ना कि जी आप जो सच है वो कह दीजिएगा और सच के अलावा कुछ ना कहिएगा। तो ये मौका तो देना चाहिए, और अगर डॉक्टर को कोई ये मौका ना भी दे तो डॉक्टर का अपना इखलाकी फ़र्ज़ है कि आखिरकार अगर वो एक अच्छे डॉक्टर या कंसल्टेंट के तौर पर अपना करियर बनाना चाहता है तो शुरू में ही उसे असर्टिवनेस के साथ, अच्छे तरीके से, मगर एहतराम के साथ भी, और उसमें क्रूएलिटी नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप जो बात भी करें उसमें लोगों को अनॉय करें, डोनाल्ड ट्रंप की तरह। तो सारी दुनिया परेशान हो जाती है, हालांकि उसकी बहुत सारी बातें काम की बातें होती हैं, पर वो करता ऐसे है कि लगता है कि अंदर से उसका पूरा इरादा है कि मतलब किसी के कलेजे पे लगे जाके। सर अगर इजाज़त दें तो एक छोटा सा जोक, अगर मुझे ना मार पड़े, तो वो हमारे एक लीडर हैं, तो उन्होंने कहा कि इसने ऐसी बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के मुतालिक, मैं इनकी मिसेस को ऐसे पैगाम भेजूंगा जैसे मेरे ऊपर इल्ज़ाम बाद आ जाए। आप सोशल मीडिया वालों को दावत दे रहे हैं कि कुछ आपको लाइटर वेन वो इन द लाइट। वो मेरी अम्मी जो है वो किसी ज़माने में जब मैं बहुत छोटा सा था तो उन्हें ऐसे ही मैंने डिस्टर्ब करना, अटेंशन मांगना, कुछ करना, और उन्होंने मुझे मना करना, तो बाज ना आना, तो फिर उन्होंने कहना मैनू लगता है तेरियां हड्डियां लौंदियां ने। अच्छा, ये जो हड्डियां लौंदियां ने, ऐसा मतलब होता है कि तुम्हारी हड्डियां मार मांग रही हैं और तुम्हारी कुछ मरम्मत का टाइम। तो मुझे लगता है आपकी भी जैसे कहते हैं ना, तो बात हम ये कर रहे थे कि सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि बीमारियां दो तरह की होती हैं। जी सर। एक जैसे मलेरिया के आपने 2 गोलियां खाई तो बस उस दफ़ा वाला मलेरिया, जब तक कि दोबारा आप मच्छर को काटने की दावत नहीं देंगे तो वो ठीक हो गया। ट्यूबरकुलोसिस भी एक लंबे इलाज के बाद, कई माह के इलाज के बाद मुकम्मल जड़ से ख़त्म हो जाती है। लेकिन डायबिटीज़ चलती रहती है, और हार्ट डिज़ीज़ जो है उसके लिए मुसलसल आपको किसी प्रोग्राम में रहना पड़ता है। स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये जो प्राइमरी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो तादेर रहते हैं, प्राइमरी का मतलब ये है कि वो किसी और बीमारी की वजह से नहीं होते, वो आज खुद बीमारी पैदा होती है आउट ऑफ नथिंगनेस, या जीन्स की वजह से वो बीमारी उभर के सामने आती है और जिस्म में एक पैटर्न बन जाता है, एक बिगाड़ बन जाता है। तो उसके लिए फिर आपको संवारने का काम भी रोज़मर्रा जारी रखना पड़ता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी एक डिसऑर्डर है, और आप इसे ऑर्डर में ले आते हैं और फिर ये आपकी ज़िंदगी का अंदाज़ बन जाता है। आपको कुछ प्रैक्टिकली कुछ करना नहीं पड़ता, जैसे कि आप सुबह उठ के दांत साफ़ करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, तो फिर आपको ये दूबर नहीं लगता। इसी तरह डायबिटीज़ के लोगों को बाज़ औक़ात इंसुलिन लगानी पड़ती है या परहेज़ करना पड़ता है। फिर लोग वॉक करते हैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें जब उनकी ज़िंदगी का ये हिस्सा बन जाती हैं चीज़ें तो फिर उन्हें दूबर नहीं लगता, वो बिल्कुल नेचुरल चश्मे की तरह बहते हुए ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। और याद रखिए कि जब आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं ये मुश्किल तो इससे भी खल्लियाँ पड़ जाती हैं। खल्लियाँ समझते हैं आप, ये जो वर्जिश करते हैं लोग, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है मसल्स में, तो ज़्यादातर लोगों को जब खल्लियाँ पड़ जाती हैं तो वो क्या करते हैं? छोड़ छोड़ देते हैं।
इसी तरह जब लाइफस्टाइल चेंज हम करते हैं तो हमें समझ नहीं लगती कि ये कोफ्त कहाँ से जमा हो गई है, और हम उसको दुरुस्त करने की बजाय वो एक्टिविटी छोड़ देते हैं। हाँ, तो जो मेरा सवाल जी सर जी आप कुछ कहें। मेरा सवाल था, आप कंप्लीट करने बाद इसी से अच्छा, जब जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो खलियाँ पड़ जाती हैं तो हम कोई मसाज करा लेते हैं, कोई उस वक्ती तौर पर कोई एक आध दिन ब्रूफिन खा लेते हैं कि दर्द ज़रा ठीक हो जाए, और हम अपनी वॉक को या एक्सरसाइज को जारी रखते हैं। तो इसी तरह जब हम लाइफस्टाइल चेंज कोई लाते हैं, यानी अपने किसी डिसऑर्डर को डिसऑर्डर में बदलने के लिए, जैसे कोई ओवर ईटिंग का डिसऑर्डर है तो हम उसे दोबारा नॉर्मल ईटिंग में लाना चाहते हैं, तो फिर हमें ज़रा कोफ्त होती है, ज़रा बेचैनी होती है। जब हम ज़रा बदले हुए अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये हमेशा के लिए नहीं है, और हम अपनी विल और अपनी असर्टिवनेस को यूज़ करते हुए इसे जारी रखेंगे। इसके बेनिफिट्स आने शुरू हो जाएंगे, ये रिवॉर्डिंग हो जाएगी, तो फिर हमें ये इसकी दुखन नहीं होगी। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जी मिस शुमाइरा, मेरा सर सवाल ये था कि जैसे आपने कहा ना कि खलियाँ पड़ जाती हैं, जब हम OCD के पेशेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो असल में उनको उनके एक कोई कंफर्ट सा उन्होंने क्रिएट कर लिया होता है, बार बार वो रिचुअल परफॉर्म करके उससे बाहर आना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज असल में वो रिचुअल से उनको आराम मिलता है ना। देखे ना, अगर कोई किसी का ख्याल है कि मेरे हाथ गंदे हैं तो आराम इससे मिलेगा कि आप धो लें, लेकिन ये जुगाड़ है, ये क्विक फिक्स है, ये असल बात नहीं है, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि मेरा अभी का मसला हल हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ख्याल कि आपके हाथ गंदे हैं ये बहुत पहले से भी ज़ोर से आएगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि इस ख्याल को रद्द कर दें, क्योंकि शायद केमिकल से लड़ने की आपकी सलाहियत नहीं है, लेकिन लारे लपे की आपकी सलाहियत है। आप उसे डिले जब करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि अभी हम फार्मूले को जब एक्सप्लेन करेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये कैसे मुमकिन है, तो फिर उससे मसला हल होगा। वरना तो हम अपने दिमाग में एक कचहरी सी लगा लेते हैं जिसमें इस्तगासा भी हम ही होते हैं कि हाथ गंदे हैं, और वकील सफाई भी हमारा खड़ा होता है जो कहता है नहीं अभी तो तुमने धोए हैं और धो धो के हाथ छील दिए हैं तुमने तो, और एक जज भी होगा जो हेयरिंग करता है और हूँ हाँ करता है। और इस मुकदमेबाजी में जो कि दिमाग में चल रही होती है, फिर आखिर बात होती है कि हम अगली तारीख ले लेते हैं, पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो ये इस झंझट में हम पड़े रहते हैं और मसला हल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी दीगर ज़िंदगी के काम है वो बहुत बुरी तरह मुतासर है। सर इसमें परफेक्शनिज्म का भी कोई रोल होता है कि ये क्या इसकी रूट्स परफेक्शनिज्म से भी मिलती हैं? बिकॉज पेशेंट को जब हम कहते हैं ना कि ये आपने अपनी ऑब्सेशंस को डील करने के लिए ये करना है, जैसे 4 स्टेप्स या 5 स्टेप्स की बात हम करते हैं, तो उनको बता चुके होते हैं कि 4th स्टेप में सम टाइम आपकी OCD भी जीत सकती है, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है उसको करने में, तो सम टाइम वो भी जीत सकती है। सो उस पर डिसहार्ट नहीं होना, यानी हार्शली अपने आप को जज नहीं करना और अपने आप को ये नहीं कहना कि फिट है तुम्हारा, तुम रह नहीं सके, तुमने फिर धो लिए हाथ। तो उसमें ऐसा है कि अगर आपने डिले कर दिया है, जिसे हम कहते हैं कि OCD की उम्र ज़्यादा नहीं होती, स्क्रेविंग की उम्र ज़्यादा नहीं होती, कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑन एवरेज 22 मिनट तक आपको ये ख्याल तंग करता है। और अगर आप किसी तामीरी
सरगर्मी में चले जाएं 20-22 मिनट के लिए तो ये कहीं पीछे ही रह जाती है OCD जिसको हम कहते हैं, क्रेविंग जिसको हम कहते हैं। और उसके लिए 2 मिनट का पहले रख लें, फिर 5 मिनट का रख लें, फिर 7 मिनट का रख लें, और करते करते आप इसे बढ़ाते जाएं। और आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि किसी और सरगर्मी को, जिसे हम नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा कहते हैं, उसकी तरफ, तामीरी सरगर्मी की तरफ तवज्जो दें, इस बात के साथ कि जब वो कर चुकेंगे तो वापस यही करने आ जाएंगे। ध्यान लाई रखें, मतलब उसको साफ नहीं कहना। जैसे रियल लाइफ में तो कोई बंदा आके आपसे कहता है कि जी मुझे कोई कर्जा दे दें, तो आप अगर ये कहेंगे कि नहीं भाई मैं देता नहीं कर्जा, तो बिल्कुल तुरंत आंसर आप दे देते कि नहीं देता, तो फिर आपको डर लगता है ताल्लुकात ख़राब होंगे, वो बंदा नाराज़ होगा, तो आप उसे कहते हैं कि यार आज तो है नहीं, तुम परसों तक पता करना। आपका ख्याल होता है कि परसों तक वो पता नहीं किसी और के पास टल जाएगा, पर वो टलता नहीं। तो रियल लाइफ में यानी किसी और बंदे को लारे लगाना इसमें तो, लेकिन ये जो OCD है जिसमें आप अपने मर्ज का इलाज करें, याद रखें कि वही चीज़ें जो रियल लाइफ में गैर अखलाकी होती हैं, इलाजों में वो बाज़ औक़ात अखलाकी चीज़ें होती हैं। मसलन आप किसी को टीका लगाएं तो ये एक बहुत ज़बरदस्त अच्छी बात होगी इलाज के नुक्ता नज़र से। लेकिन अगर आप किसी को सुई चुबो दें, आम ज़िंदगी में आप हवाई जहाज़ में बैठे हुए हैं और साथ के मुसाफिर को एक हल्की सी सुई चुबो दें, तो ये कैसा होगा? बड़ी बुरी बात है। तो जो चीज़ें आम ज़िंदगी में बुरी बात होती हैं, इलाज मुआलजे में कॉन्सेप्ट ही बदल जाते हैं। यानी जब एक डॉक्टर मुआयना करता है मरीज़ का और कहता है ज़रा कपड़े उतार के तो यहाँ लेट जाए, तो आपको अजीब नहीं लगता, आप फ़ौरन उसके हुक्म की तामील करने लगते हैं। लेकिन रियल लाइफ में तो आप किसी को ऐसे नहीं कह सकते। तो एक डॉक्टर साहब थे, वो अपने मतन में पहुँचे, तो वहाँ मतब में पहुँचे, तो वहाँ एक साहब थे, तो उन्होंने समझा कि मतलब ये इलाज के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये कपड़े उतारें और आप यहाँ पे लेट जाएं इधर काउच पे। तो वो साहब जो हैं उन्होंने कपड़े उतारे और वो उस पे काउच पे लेट गए। तो डॉक्टर साहब ने सारा उनके सर से पाँव तक मुआयना किया, बहुत से सवाल किए, यहाँ दर्द होता है नहीं होता, यहाँ महसूस होता है नहीं होता। तो फिर में करके कहा कि मैंने हर चीज़ देख ली है, आप पूरी तरह सेहतमंद इंसान हैं। कहते हैं हाँ ये बात तो है। कहते फिर आप मेरे पास क्यों आए? कहते मैं कब आया हूँ, मैं तो सफाई करने आया था कमरे में। तो बाज़ औक़ात इस तरह की गलतफहमियां भी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इलाज मुआलजे में हर चीज़ सेक्रेड हो जाती है। सही है। सो जब आप लारा लगाते हैं अपने आप को कि ये जो मैं तुला हुआ हूँ ये काम करने पे इस वक्त, तो ये मैं बाद में करूँगा, लेकिन जो मेरा तयशुदा मंसूबा था वो ये करने का था, यानी तैयार होकर दफ्तर जाना था, या मैंने होमवर्क करना था, या मेरे को फ़ाइल वर्क करना था, या मैंने फ़लाँ काम करना था, किसी को कॉल करनी थी। तो आप कहते पहले मैं वो कर लूँ, मैं आता हूँ, फिर वापस तुम्हारी तरफ थोड़ा लारा लगाने की। ठीक हो गया सर। ये जो आपने बातें बताई हैं, डिले की, डिस्ट्रैक्ट की, डिस्टॉर्ट की में भी, ये इनकी तरफ भी हम आएंगे। जो आप 4 असूल या 5 असूल बताने वाले हैं OCD के, मगर वकील सफाई और वकील इस्तिगासा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मैं अब एक केस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मिर्ज़ा अलीमुद्दीन बेग साहब हैं, यहाँ से मीरपुर ख़ास से गए हैं, लंदन में होते हैं, इंग्लैंड में अरसा 15 साल से मुकीम हैं। उनकी उम्र अभी सिर्फ 35 बरस है। वो आपके प्रोग्राम बहुत शौक़ और इन्हमाक से देखते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी दावत देते हैं कि सब लोग विलिंग वेज फेसबुक पेज पर सब प्रोग्राम्स देखा करें और कमेंट्स भी करें। वो अपने मुतालिक बताते हैं कि वो दीनदार हैं, वज़ू करते हैं तो उनकी तसल्ली नहीं होती, बार बार वज़ू करते हैं, गुस्ल करने के बावजूद तहारत और पाकीज़गी महसूस नहीं करते, नमाज तवील हो जाती है कि कोई रकत ख़ता तो नहीं हो गई। प्राइवेट बैंक में मुलाजिम हैं और वहाँ पर कई मरतबा लेजर को बैलेंस करने में इतनी दुश्वारी महसूस करते हैं कि बार बार एक ही अमल को दोहराते हैं, हालांकि उनको लगता है कि ये मैंने हिसाब सही किया है, और ख़ुद भी तंग पड़ जाते हैं। ऑफ़िस में हो या घर में, हर काम में नज़्म व ज़ब्त और एक ख़ास तरह की तरतीब से काम चाहते हैं, और अगर कोई तरतीब ख़राब कर दे तो बहुत चिढ़ जाते हैं।
और आधी रात को आंख खुलती है तो अपनी लॉक्स को डबल चेक करते हैं, ट्रिपल चेक करते हैं, गाड़ी को जाके देखते हैं कि लॉक भी है या नहीं लॉक्ड, बाहर गाड़ी खड़ी होती है और बहुत बुरा महसूस करते हैं। कई मरतबा उनके ज़हन में ऐसे बुरे बुरे ख़यालात आते हैं जो वो चाहते नहीं हैं कि आए, और जैसे कोई उनको लगता है कि बच्चों के मुतल्लिक उनको कोई ऐसे बुरे ख़यालात आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने कोई ऐसा काम किया नहीं है, मगर उनका ख्याल आता है और उनको ये लगता है कि कहीं बच्चों को मुझसे कोई नुकसान ना पहुंच जाए, कोई जो है इमोरल हरकत ना हो जाए ज़िंदगी में। बाज़ लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो ये नहीं करेंगे, इसके बावजूद उनके ज़हन में ये बार बार ख्याल आता है और वो घर में छुरियाँ या इस किस्म की चीज़ें नहीं रखते। उनका ज़हन होता है कि पता नहीं किसी दिन अचानक वो किसी बच्चे को ये नुकसान कर देंगे। तो ये वो जानते भी हैं और वो ये नहीं भी जानते। इस मखमसे में उनकी ज़िंदगी बहुत बोझल हो जाती है और ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, मैं तो इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत से डॉक्टर से मिला हूँ, साइकोलॉजिस्ट से भी, मगर समझ नहीं आती। अब खुदारा आप ही मेरी मदद कीजिए। ये है वो केस आज का। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जब एक हद से ज़्यादा जी इन सिम्टम्स की वजह से तकलीफ़ होती है तो कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ दवाएं हैं, क्योंकि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ये केमिकल की फ़्लो का प्रॉब्लम है और इस फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए मौसर दवाएं मौजूद हैं जी और उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल इसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि जो दवाएं आप इस्तेमाल करेंगे वो क्योर नहीं करेंगी, क्यूरेटिव नहीं है जी, वो मदद करेंगी आपकी ताकि आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं और आप वो तरीक़ाकार सीख लें जिसे सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं और आप अपने आप को एक नए सांचे में डाल लें। हत्ता कि आपके इख्तियार में है कि आप अपनी कोशिशों से अपनी ब्रेन केमिस्ट्री बदल डालें। आप अपनी जीन्स को बीट कर सकते हैं। आज की दुनिया में इतनी रिसर्च हुई है कि जो जेनेटिक कोड्स हैं जो उभर कर सामने आने के लिए बेकरार होते हैं, आप ऐसे इक़दामात कर सकते हैं कि अपनी जीन्स को डॉर्मेंट रख सकें जी। तो कहते हैं लेट द स्लीपिंग डॉग्स स्लीप। तो उसमें अगर हम सही तरीक़ेकार सीख लें और शुरू में दवाओं की मदद लें और दवाओं की मदद से अफाका हो तो असल इलाज को ना छोड़ दें। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम क्विक फिक्स या जुगाड़ की तरफ जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी ख़राबी ये होती है कि जो असल तरीका है, जो परमानेंट सलूशन है, फिर हम उससे गाफिल हो जाते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में और तरजीहात आ जाती हैं, फिर हम कहते हैं देखा जाएगा, ये तो हम कल भी कर सकते हैं। जैसे जितनी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होती हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होती तो वो बैक बर्नर पे चली जाती हैं। इससे एमरजेंसीज जन्म लेने लगती हैं कि चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी होने लगती हैं जो कि अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। जैसे दांत दर्द हो रहा है तो ये अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और अगर दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है और कंधे में दर्द हो रही है बाएं जानब, तो अब आपके लिए ये मसला अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है और आप फ़ौरन भाग के सारे काम छोड़ के आप हॉस्पिटल में जाएंगे। लेकिन जहाँ तक जैसे वर्जिश का मामला है तो ये इम्पॉर्टेंट बहुत है पर अर्जेंट नहीं है, टाइम नहीं मिलता। तो बेहतर यह है कि अपनी ज़िंदगी का धारा ऐसे रुख पे रख लें कि आप सारा दिन एक्टिव ज़िंदगी गुजारें और वर्जिश आपकी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल हो, बजाय इसके कि शाम को आप थोड़ा वक्त 1-1.5 घंटा निकाल के किसी जिम में जाएं और वहाँ जाके आप वर्जिश करें। आप ज़िंदगी को ऐसा बना लें कि आपकी वर्जिश आपके शब रोज़ में समोई जाए, साथ साथ चलती रहे। तो ये भी एक इस मसले का हल है। इसके अलावा नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं। आज रात अगर हम देर से सोएंगे तो कोई बात नहीं, कल सुबह जल्दी भी उठ जाएं तो कोई बात नहीं, कॉफ़ी पी के हम दफ्तर चले जाएंगे, काम निकल जाएगा। तो इस तरह जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं बट अर्जेंट नहीं होती, हमारी लापरवाही का शिकार हो जाती हैं। ताल्लुकात हैं, हम एक दूसरे से काफ़ी अरसे तक बाज़ औक़ात नहीं मिलते, हम कहते हैं मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है पर आज तो ये काम है और कल नहीं तो परसों नहीं तो संडे को,
और फिर दिल से ये ख्याल निकल जाता है और वक्त गुज़रता रहता है तो ताल्लुकात मुतासर होते रहते हैं। कहते हैं कि आँख हो जल पहाड़ हो जल, और ताल्लुकात चाहे सगे रिश्ते हों चाहे दोस्ताना हो, अगर आप बेल मिलाप नहीं रखेंगे तो जंग लग जाएगा। ये जो आप बातें बता रहे हैं ये OCD में भी एप्लीकेबल है? सब एक्चुअली मेरा सवाल यहीं पे इससे रिलेटेड है कि फैमिली कैसे राइट वे में उनकी हेल्प कर सकती है, बिकॉज फैमिली को इतनी पेन का नहीं पता है जितना पेशेंट पेन से गुजरा है, और फैमिली सम टाइम उनकी तसल्ली का काम कर रही होती है। हाँ तुमने कर दिया है, इट्स ओके। आपने इतना अहम नुक्ता उठाया है कि मैं जितना भी इसकी अहमियत को बढ़ा चढ़ा के आपके सामने बयान करूं तो कम है कि फैमिली के जो अरकान होते हैं, जो हमारे साथी होते हैं, वो हमें तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं, तो वो हमें तसल्लियाँ देना शुरू कर देते हैं। बाज़-औक़ात वो हमें जब रीअश्योर करते हैं तो हमें वक्ती तौर पर फाका होता है, तो हम उन्हें कहते हैं कि तुम हमें रीअश्योर करते रहो, और सोते में जगा जगा के भी फिर पूछते हैं कि मेरे दिल में ये जो ख्याल आ रहा है ये ठीक है कि नहीं। और जो अहले खाना होते हैं वो उसकी तकलीफ़ को रफ़ा करने के लिए तसल्ली की डोज बढ़ाते रहते हैं, या कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो वो किसी और की ड्यूटी लगा देता है कि तुम देखते रहो कि मेरी रकातें पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो एक बिल्कुल स्ट्रेट रूल ये है कि ये जो आप तसल्ली देते हैं किसी फैमिली मेम्बर को एक ऐसे मामले में जो OCD से ताल्लुक़ रखता है, तो ये बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ वक्ती तौर पर फ़ायदा होगा, बाद में बीमारी और बढ़ के सामने आएगी और आपकी जो तसल्ली की डोज़ है वो पहले से ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हत्ता कि एक वक्त आएगा कि जितनी डोज़ इफ़ेक्टिव होती है उतनी तसल्ली आप दे नहीं सकते किसी को। और फैमिली भी डिसफंक्शनल हो जाती है, यानी वो सारे काम छोड़ छाड़ कर सिर्फ उनकी तसल्ली। आप इससे अंदाज़ा करें कि एक बंदा डिसफंक्शनल हुआ है OCD की वजह से, उसकी बीवी या खामद या दीगर अहले खाना भी डिसफंक्शनल हुए हैं, तो आप उस टर्माइल को देखें जो एक दूसरे को देख देख के बेचैनियाँ फिर होंगी, तो उससे जो कोफ्त होगी और बड़ा तर्स भी आएगा और फिर डिप्रेशन होगी, बेबसी होगी। तो ये जो सारा गोरख धंधा है जिसमें लोग फंसे होते हैं, और घरों में लोग एक दूसरे के लिए बेइंतहा कुर्बानियाँ देने के लिए भी तैयार होते हैं, हालांकि कुर्बानी सिर्फ जो है वो साल के साल अगर दे दी जाए तो काफ़ी है, बाकी वो उस बेहतरीन मौका है कुर्बानी देने का। लेकिन घरों में लोग गुड इंटेंशंस के साथ, बहुत अच्छी नेक इंटेंशंस के साथ दूसरों के लिए ऐसे रास्ते बना देते हैं जिन पे चलते हुए जाके वो फिसल के खाई में जा गिरते हैं। खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। हमें लगता है कि अभी के अभी जो तकलीफ़ है हमारे किसी फैमिली मेम्बर को, वो किसी न किसी तरह हम दूर कर दें। और एक तरह से एक बंदे को OCD होती है तो पूरा घर जो है वो बेचैन होता है, क्योंकि उसको सब घर वालों को उस बंदे की मर्ज़ी पे चलना पड़ता है, सफाई सुथराई के मामले में, डिसिप्लिन के मामले में, और फिर ये ख्याल कि ये चीज़ नापाक है और ये चीज़ जब इस चीज़ को छू गई तो ये भी नापाक हो गई, और ये चीज़ जो इसके करीब से गुजर गई तो ये भी नापाक हो गई। तो अहले खाना अपनी तरफ से एहतियातें करना शुरू कर देते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक हाउसवाइफ ने मुझे बताया कि उनके मियाँ चाहते हैं कि कटलरी में जो चमचे हैं वो एक ख़ास तरतीब से लगाए जाएं, क्योंकि बड़े चमचे इधर, फिर उसके बाद उससे छोटे, फिर उसके बाद उससे छोटे, और अगर उस तरतीब में कोई तब्दीली आ जाए तो बहुत क़यामत गुजरती है। मैंने भी उसी वो कैसे मैं जो अपनी वो ये लटकाता हूँ ना शर्ट्स, वो सब एक ही रुख पे लटकाता हूँ। अगर उल्टी लटकी हो तो उसको निकाल के उस रुख पे लटकाता हूँ। इसमें मेरे ये देखिए, ये उस जानिब सफ़र की निशानी तो हो सकती है। देखिए, बेतरतीबी को तरतीब में बदलना अच्छी बात है, ये इन ऑर्डर है, लेकिन इसका खप्त सवार कर लेना, इसकी बड़ी कीमत अदा करना, मिसाल के तौर पर
एक साहब हैं जो अपनी कमीज़ों को जब एक ही जानिब वो लटकाते हैं हैंगरों पर और वो घर से निकल जाते हैं दफ्तर की तरफ, और रास्ते में उनको ख्याल आता है कि उन्होंने एक कमीज़ जो नीले रंग की थी वो उलटी लटकाई हुई है, तो फिर जब वो वापस आते हैं तो ये अब डिसऑर्डर। ये कभी अच्छा, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ऑर्डर और डिसऑर्डर में फ़र्क बहुत बारीक है। दिस इज अ फाइन लाइन, बस वो फाइन लाइन है, जैसे सुर ताल में और बेसुरेपन में एक फाइन लाइन है। तो इसी तरीके से सर नदीम नूर साहब ने मुझे आज जो है रिक्वेस्ट की है कि मैंने प्रोग्राम में आपके सामने गाना सुनाना है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उस वक्त की, मगर मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि ईद आ रही है और ईद पे मैं उनको एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ नदीम नूर साहब को कि कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। हाँ, बड़ा अच्छा है, ज़रूर डेडिकेट करें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो जो फाइन लाइन जिसका आपने जिक्र किया, देखिए लोग वज़ाइफ भी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ बात करते हुए होंठ जलते हैं कि हम कैसे बात करें एक साइंटिफिक बात कि ये सब जो है ओसीडी की तरफ जाने, यानी ओसीडी की जाने। आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि वो बात नहीं करनी, हड्डियां लौंदियां वो हमने नहीं करनी, लेकिन बात सिंपल सी ये है कि जब ऐसा हो कि कोई घर में अपने दाखिल हो और वो कुछ सर्टन वज़ाइफ, ये मंत्राज होते हैं, मंत्राज जो हैं वो पढ़ता है और फिर किसी से सलाम दुआ लेता है। पहले घर में दाखिल होते ही वो जो घर में मुमकिना जिन्नात मौजूद हैं या बलाएं मौजूद हैं उनको निकालना चाहते हैं, जिन बलाओं के साथ अहले खाना मौजूद थे घर में। तो एक बाहर से साहब आते हैं तो वो मुंह में कुछ मंत्राज पढ़ रहे हैं और आप उन्हें सलाम करें, उनसे पूछे दिन कैसा गुजरा था, और वो मुंह में कुछ, और आपने कई लोग देखे होंगे जब आप उनसे बात करें तो वो आपकी बात सुनने की बजाय उनके होंठ जो है फड़फड़ा रहे होते हैं और वो मुंह में कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो आपकी बात बिल्कुल तवज्जो से नहीं सुन रहे होते। और ये ओसीडी की वो शक्लें हैं जो हमने अज़ल से सीख रखी हैं, जो हमने हिस्ट्री से सीख रखी थोड़ी थोड़ी ओसीडी भी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा भी होती है। हाँ, ये स्पेक्ट्रम है ना, ये जैसे कोई तकलीफ़ थोड़ी होती है तो कोई तकलीफ़ बहुत ज़्यादा भी होती है। और हमारी ये जो इरोनियस लर्निंग है, देखिए वो जो 4 पॉइंटेड फार्मूला जिसका हम अभी जल्द ही तज़किरा करेंगे, उसमें ये बात भी तयशुदा है कि हमने कुछ सीख रखा होता है और उसकी जड़ें कहाँ होती हैं ये हमें कोई वाज़े तौर पर पता भी नहीं होता। जैसे सुबह आपकी न्यूज़ फीड में एक पोस्ट आई हो और वो पोस्ट आपके एक दोस्त ने भेजी है जो सनत नगर में रहता है, और आप समझ रहे हो कि वो दोस्त आपके ख़यालात पर असरअंदाज हो रहा होता है, पर हकीकत हो सकती है कि वो पोस्ट कराची से सनत नगर वाले दोस्त को आई हो, और कराची से भी नहीं, वो लंदन से आई हो, और लंदन से पहले वो न्यूयॉर्क से आई हो, और सैन फ्रांसिस्को में एक कोई बंदा ऐसा हो जो ओरिजिनली उस पोस्ट का बनाने वाला हो, ओरिजिनेटर हो, डिज़ाइन करने वाला हो, उसने अपने जहन को कागज़ पे बिखेरा हो और फिर उसको स्कैन करके वो पोस्ट बनाई हो, उसके साथ कुछ लिखा हो, और वो होती होती इतने दूर से आप तक पहुंची है। तो मुझे बताइए कि आपको तो लगेगा कि वो मेरे दोस्त जो सनत नगर में रहते हैं वो मेरे ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं कौन असरअंदाज हो रहा है। वो जो सैन फ्रांसिस्को में है उसने पता नहीं वो बात कहाँ पढ़ी थी, और वो बात 1000 साल पुरानी थी या 2000 साल पुरानी थी या 5000 साल पुरानी थी, वो बात दुरुस्त थी या दुरुस्त नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कोई इमोशनल अपील थी, उसके अंदर कोई जज्बात थे, उसके अंदर कोई फोर्स थी कि वो रुक ना सकी और वो चलते चलते आप तक पहुंच गई और आपके ऊपर छा गई, और आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो मुंह तकता रह गया। क्योंकि हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक ज़्यादातर मंतकी बातों से निपटता है, दूसरा ज़्यादातर जज्बाती बातों से निपटता है, उसको मंतक से और दलील से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो ऐन मुमकिन है कि हमारी बहुत सारी थिंकिंग, हमारी बहुत सारी सोचें, हमारा बहुत सारा बिलीफ सिस्टम वो दुरुस्त ना हो और हमारे लिए अच्छे नताइज ना पैदा कर रहा हो, और वो अच्छे नताइज सड़ चढ़ के वो जो ख़राब नताइज हैं वो सड़ चढ़ के बोल रहे हों,
तो हमारे पास कोई ऐसी बेबसी की सूरत हाल नहीं है। हम चाहें तो अपने नज़रियात को रिविज़िट कर सकते हैं, हम चाहें तो अपने जो बिलीव्स को दोबारा गौर व गौस कर सकते हैं, साइंस की कसौटी पर परख सकते हैं। अगर वो हमें फ़ायदा नहीं दे रहे तो हम उनको ऐसे नज़रियात से बदल सकते हैं कि जो हमें फ़ायदा दें। तो मेजॉरिटी अगर वो बात कह रही है कि ये बिल्कुल रिविज़िट ना करो, ये मुस्तनद, वो मेजॉरिटी जो चीज़ करती है वो नॉर्मल होती है, और हर वो चीज़ जो नॉर्मल होती है वो दुरुस्त नहीं होती। आप ये कह सकते हैं, और दुनिया में अभी तक सिक्का राइजुल वक्त तो यही है कि ज़्यादा लोग जो कहते हैं उसे हम दुरुस्त मान लेते हैं, और इसमें हम शक भी करते हैं कि ज़्यादा लोग ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त करें। लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो यही कहती है कि और भी अच्छे तरीके होंगे दुनिया में नताइज तक पहुंचने के लिए, लेकिन बाय फॉर डेमोक्रेसी या ज़्यादा लोग जो कहते हैं फ़िलहाल हम उसको दुरुस्त मान लेते हैं। और कल को हमारे पास कोई बेहतर कसौटी आ जाए किसी चीज़ को दुरुस्त या गलत मानने के लिए, तो फिर हम उसकी तरफ रुजू करेंगे। आज भी अगर हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों लोग भी कहें कि जो न्यूटन के लॉज हैं वो गलत हैं, तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि साइंस ने साबित कर दिया है कि नहीं, न्यूटन के जो 3 कवानीन हैं हरकत के वो दुरुस्त हैं। अब कितने भी लोग कहें तो आप नहीं मानेंगे, लेकिन जिन बातों को साइंस ने अभी साबित नहीं किया जी, उन बातों के बारे में मेजॉरिटी जो कहती है वो उसकी अथॉरिटी है। लेकिन जिन बातों को साइंस ने साबित कर दिया है, जैसे ग्रेविटी की एक फोर्स होती है, जी, साइंस ने उसको साबित कर दिया है, तो आप उसके पीछे चलते हैं। जैसे स्मार्टफोन से आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह बिजली की रफ्तार से, यानी 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से जा सकती है, तस्वीर भी जा सकती है। और कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि अपने अपने हवा से खमसा से ऐसा देखा। सो OCD जिसे हम एक डिसऑर्डर कहते हैं, और उसको ऑर्डर में लाने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसी तजावीज़ दे सकते हैं कि अगर आप उन्हें अपनी ज़िंदगी का ऐसे हिस्सा बनाएं जैसे कि वर्जिश या अच्छा खाने पीने का अंदाज़ या मतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी या रिलेशनशिप में इतदाल, या जैसे गुस्सा ना करना, ये जानना कि गुस्सा हराम होता है, गुस्सा गलत होता है, गुस्सा जो है अक्ल को खा जाता है, तो ये बातें सब हम समझते हैं। तो फिर हम गुस्से को हटाना चाहते हैं, या गुस्से में हम अपने आप को रोक देते हैं। हम कहते हैं कि जी कुछ ठहर जाते हैं, कल देखा जाएगा, आज गुस्सा बहुत है, बात किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही, तो कल हम इंशाल्लाह 2 बजे फिर वापस बैठेंगे। फ़िलहाल इस गुफ्तो शनीस से हम एग्ज़िट कर जाते हैं, कल हम री एंटर होंगे, तो इंशाल्लाह उस दौरान हमारे ज़हन में कोई अच्छी तजावीज़ भी आएंगी। जी, अब आइए उस फार्मूले की तरफ जिसे पहले हमने 4 स्टेप्स का फार्मूला करार दिया था, और अब उसको हमने 5 बना दिए हैं, क्योंकि एक तामीर नौ का, अपनी तामीर नौ का जो स्टेप है वो हमने उसके साथ शामिल कर दिया। बताएं उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई वो हम बाद में बताते हैं, लेकिन उस फार्मूले का जो पहला नुक्ता है, जो OCD में आपके काम आ सकता है, जो गुस्से में आपके काम आ सकता है, जो एडिक्शन में आपके काम आ सकता है, यानी जहाँ भी आपकी बेटर जजमेंट एक कमज़ोर आवाज़ की तरह नहीं, नज़ार आवाज़ की तरह अंदर से आ रही है, ज़ोर नहीं पकड़ रही, तो जैसे आप जानते हैं कि पराठे ज़्यादा फड़का रहे हैं आप तो फिर भी आप रुक नहीं पा रहे, आपको पता है कि ये गलत तर्ज़ अमल है, आखिरकार इससे मुझे नुकसान होगा। तो ऐसी चीज़ें जैसे एडिक्शंस हैं, आपको पता है कि गैम्बलिंग आपकी ज़िंदगी बर्बाद करेगी या नशे आपकी ज़िंदगी ख़राब करेंगे, तो इन सब के लिए ये फार्मूला इक्वली कारआमद है। बतौर ख़ास इसको हम OCD के लिए ओके। ऐसे तमाम मौके जहाँ असल हकीकत भी अंदर से झांक रही होती है, लेकिन कोई और ही बात होती है जिस पे हम अपने आप को मजबूर पाते हैं, तो ये जो फार्मूला है 5.8 फार्मूला, तो इसको अगर हम अप्लाई करना शुरू करें तो हमारी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहुत खूबसूरती के सांचे में डल जाएगी। कैसे? पहला ये है कि अपने आप को इसका हमनवा न बनाएं, अपने आप को इससे अलग कर दें, अपने आप को इससे सेपरेट कर दें। यानी फ़र्ज़ करें आपको गुस्सा है,
तो आप वाज़े तौर पर अपने ज़हन में ये फ़िक्रा दोहराएं कि ये मैं नहीं, ये मेरा गुस्सा है। यानी आप डिसोन कर देते हैं, आप अपने आप को अलग वाज़े तौर पर और अपने गुस्से को अलग करते हैं। जब आपको वहम और वसवसे तंग करते हैं तो आप कहते हैं ये मैं नहीं, ये मेरी OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। आप उसे एक बीमारी मान लेते हैं, एक ब्रेन डिसऑर्डर मान लेते हैं, एक मेडिकल डिसऑर्डर मान लेते हैं, जो एक्चुअल केमिकल्स की वजह से बुलडोज कर रहा है अपनी मर्ज़ी आपकी सैनिटी के ऊपर। यानी आप जो कि अक्ल सलीम के मालिक हैं, आपके अंदर एक वाइज़र एडवोकेट है जो कह रहा है कि तुम्हारे हाथ अब साफ़ हैं, तुमने अच्छे साफ़ किए हैं और हाथ साफ़ हैं, और ये वाइज़र एडवोकेट एक हल्की सी आवाज़ में अपना पैगाम देता है, लेकिन बुलडोज़ करके। वो याद है आपको वो जो हम गए थे एक टेलीविज़न प्रोग्राम में, जो क्राइम पे प्रोग्राम होता है, जिसमें वो एक वकील को भी बुलाते हैं और कभी कभी हमें भी बुलाते हैं, लेकिन जो एंकर पर्सन है वो कितनी ज़ोर से मुक्के मार रहे होते हैं टेबल के ऊपर। सर वो एक दिन मैं आप ही के साथ बैठा था तो उन्होंने बॉल पॉइंट पकड़ा होती, सही बता रहा हूँ, तो उन्होंने वो जोश से खताबत में जो मारा ना तो उनके अपने इधर बॉल पॉइंट घुस गया। तो बाद कहते ना वो यार मैनू आप पे ऐसे लग गए। यकीन करें मैं डरते मारे जाता ही नहीं उनके प्रोग्राम में, क्योंकि जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो बुलडोज कर रहे होते हैं और इतनी ज़ोर से बोल रहे होते हैं कि मेरा दिल कहता है मैं उठ के भाग जाऊँ। कोट पहन के ना यहाँ तक चढ़ा के ना ऐसे बैठते हैं। हाँ, तो ये मुश्किल पेश आती है। और कल तो फिर आपने और मैंने कसम खा ली कि हमें दोबारा नहीं जाना उस प्रोग्राम में। हमारा तो तरा निकाल देते तरा। मुझे सही मानों में पता चला कि इस फिक्रे का मतलब क्या है कि निकल जाना, तरा निकाल देते हैं वो तो। अच्छा, ये जो हमारे अंदर जो ब्रेन डिसऑर्डर होता है ना, ये भी तरह निकाल देता है। सही। मतलब इतना बुलडोज करता है, पर हमें समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से, बबांगे दोहल कह देना चाहिए कि ये मैं नहीं, ये मेरी OCD है, ये मेरा ब्रेन डिसऑर्डर है, ये मेरा जो मेडिकल डिसऑर्डर है, ये एक्चुअली कोई सैलाब है कुछ केमिकल्स का जो बहा चला जा रहा है और बहा के ले जाएगा मेरी मर्ज़ी को, और मैं इसे रद्द नहीं कर सकता, मैं इसे सनब नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जब हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि हम ऐसा नहीं करते जैसा कि ये सोच है कि उस ख्याल को रद्द करके तो निकाल बाहर करें। वो नहीं कर सकते, हम वो करते नहीं। हम अपनी एनर्जी उस जानिब खर्च नहीं करते, उस जानिब हम अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करते, बल्कि हम सबसे पहले नुक्ते की तरफ आते हुए हम कहते हैं कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन डिसऑर्डर है, ये डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज है, ये हकीकत नहीं है, ये बीमारी का शाखसाना है, ये केमिकल का सैलाब है जो कि मुझे इस तरह का पैगाम दे रहा है। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हो क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि मौसीकार हैं, उन्होंने अपने लिए एक बहुत ज़बरदस्त 1 मिनट का गाना बनाया है, जिसमें वो बुनियादी तौर पर जो फ़िक्रा है, जिसे टेप का मिसरा कहते हैं, वो है कि ये मैं नहीं, ये मेरी OCD है। और वो जब गाड़ी चलाते हैं तो वो म्यूज़िक चूँकि वो खुद ही कंपोज करते हैं,
तो वो खुद ब खुद वो 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट वो हमेशा सुन लेते हैं और उस एडवर्टाइजमेंट की वजह से उनको बहुत फ़ायदा होता है, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और वो फिक्र, और कभी कभी कहते हैं कि अब तो मैं गुनगुनाता भी रहता हूँ कि ये मैं नहीं, ये मेरी ओसीडी ये है। सर सेल्फ सजेशन है? ये सेल्फ सजेशन है, ये प्रोग्रामिंग है और इससे आप अपनी ब्रेन केमिस्ट्री को बदल सकते हैं एक्चुअली। अच्छा, जो दूसरा नुक्ता है जी। आप कुछ कहना जी चाहें? मैं सर ये सवाल पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि ये बार बार कहना पड़ता है, तो मेरे जहन में पहले एक सवाल आ रहा था और मेरे ख्याल में इसका आंसर यही है कि ये एक रेस्टलेसनेस क्रिएट करती है ये बीमारी, यानी बेचैनी बहुत, यानी ख्याल का बार बार आना, और जब आप अपने आप को रोकते हैं तो वो इतनी ज़्यादा बेचैनी होती है कि आप कर देते हैं। सो जब ये स्टेप करेंगे ओसीडी के पेशेंट तो उसके साथ बेचैनी क्रिएट होगी और उसका एंटीडोट ये होगा कि वो करते रहें और ये बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। नहीं, इसका मतलब ये है कि वो जो अगले स्टेप्स हैं जिनमें हम किसी तामीरी या नेक्स्ट आइटम ऑन दी एजेंडा की तरफ जब जाते हैं तो उससे वो बेचैनी कम होती है। अच्छा। क्योंकि अगर हम वो काम नहीं करेंगे जिसकी हमने पहले से ठान रखी थी तो इस बेचैनी के साथ वो काम ना करने की बेचैनी भी शामिल हो जाएगी। यानी सारे स्टेप्स करने बहुत ज़रूरी, सारे स्टेप्स करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एक स्टेप नेचुरली आपको अगले स्टेप की तरफ ले जाता है। जो पहला स्टेप है कि ये मैं नहीं, ये मेरी ओसीडी है, और इस चीज़ को आप बबांगे दहल बार बार दोहराते हैं कि ये कोई बीमारी की सिचुएशन है और आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका अपना नज़रिया नहीं है, ये आप पे थोपा जा रहा है। ठीक। और दूसरा जो इसमें कदम है वो आप ये दोहराते हैं कि मेरे दिमाग ने किसी गलत फहमी की बुनियाद पर बाय डिफ़ॉल्ट ये तर्ज़ अमल सीख लिया है। यानी आप उसमें किसी को वाज़े तौर पर ब्लेम नहीं करते, आप उसमें अपने आप को भी एग्जॉनरेट कर देते हैं कि ये मैंने नहीं कोई मनसूबा बनाया था, ये पता नहीं कहाँ से कोई ख्याल उड़ता उड़ता मेरे दिमाग में इस तरह घर कर गया कि अब मैं मजबूर पाता हूँ अपने आप को इसके लिए। तो पहले ख्याल के साथ एक दूसरा ख्याल शामिल हो गया, ये मैं नहीं, ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ये मैं नहीं, ये बीमारी है, ये मैं नहीं, ये ओसीडी है। और दूसरा कदम यह है कि मेरे दिमाग ने ऐसा गलत फहमी से बाय डिफ़ॉल्ट किसी तरह सीख लिया है और जिससे कि मेरे लिए मुश्किलात का सामना है। और तीसरा जो चीज़ है वो आप यूँ करते हैं कि वो क्या बात थी जो काम था जो मैं करने जा रहा था। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे जो क्लाइंट्स हैं वो बताते हैं कि उनके जो दूसरे रोज़मर्रा के काम हैं जिनसे वो सारे बिल्कुल गड़बड़ हो जाते हैं और उनकी एंग्जाइटी अलग जमा हो जाती है और उनकी ज़िंदगी उज़्वे मुअत्तल बनकर रह जाती है। तो फिर वो अपने लिए वो काम जो डू लिस्ट थी उनकी, जो उन्होंने काम करने थे, जो दो तरह के हो सकते हैं, एक रोज़मर्रा ज़रूरी काम हो सकते हैं, एक रोज़मर्रा के अशगाल हो सकते हैं, हॉबीज़ हो सकती हैं जो करना हम पसंद करते हैं और जो हमें अट्रैक्टिव भी फ़ील होते हैं, तो वो भी इस लिस्ट में शामिल हैं कि या तो जो डू लिस्ट में काम है आप वो करते हैं, जैसे कि नहाना धोना, तैयार होना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना या खाना पकाना या दफ्तर का काम करना, अपनी ड्यूटी करना, या फिर ऐसे भी काम हो सकते हैं जिनमें मज़ा आता है जैसे कि सेल फ़ोन में न्यूज़ फीड देखना या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं जो आपने डिज़ाइन कर रखी होती हैं कि जब भी मुझे ये तंग करेगी ओसीडी तो मैं इसका, यानी क्योंकि ओसीडी एक तकलीफ़देह चीज़ है तो उसका मुकाबला एक मज़ेदार चीज़ से करना है। तो ये लारा लगा के आप यूँ करते हैं कि मैं तुम्हें बाद में तुम्हारी तरफ आता हूँ, इस वक्त ये ज़रा काम मैं कर लूँ। यानी ये लारा आप अपनी ओसीडी को लगाते हैं और आप उसको स्नब नहीं करते, उसको रद्द नहीं करते, उसको पीछे धक्का नहीं देते, बल्कि आप कहते हैं कि ज़रा प्लीज़ ठहरो। जैसे माँ को बच्चे तंग करते हैं तो माँ कहती ठहरो, मैं देती हूँ तुम्हें वो चीज़ जो तुम मांग रहे हो, लेकिन ये पहले मैं ये काम कर लूँ। जिस तरह रिक्शे का दरवाज़ा पे कई जगह लिखा होता है ज़रा प्लीज़ हॉली, हॉली जमा करो। अच्छा, तो उसमें जब ये लारा लगाते हैं तो
हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, जब हम दूसरों को लारा लगाते हैं तो वो भी टल जाते हैं, और जब हम अपने दिमाग को लारा लगाते हैं तो वो भी टल जाता है। तो हम वो काम करने बैठ जाते हैं जो कि एक्चुअली हमारी टू डू लिस्ट में था, या जो हमारा बहुत पसंदीदा काम था, जिसमें हमें लुत्फ़ आता है या मज़ा आता है, तो हम वो करने बैठ जाते हैं। और उसके बाद हम वापस अपने वादे के मुताबिक आते हैं और अपने ब्रेन के इस मामले की तरफ तवज्जो देते हैं, जो OCD है उसकी तरफ तवज्जो देते हैं, और देखते हैं कि उसका ज़ोर टूटा है कि नहीं, क्योंकि असेस करें, रीअसेस करते हैं, रीवैल्यूएट करते हैं अच्छा। कि वो ज़ोर टूटा कि नहीं उसका। क्योंकि जब वक्त गुजरता है, मिसाल के तौर पर आपने कोई 45 मिनट्स कोई और ज़रूरी काम निपटाया है जी। जो कि रिवॉर्डिंग भी है, जो कि फ़ायदा भी है, तो फिर आपको वापस जब जाके आप देखते हैं, जैसे अगर फ़र्ज़ करें आपको बड़ी तलब लगी हो पिज़्ज़ा खाने की, और फिर आप कहते हैं अच्छा इसके बारे में देखते हैं कि क्या करना है, मैं पहले ज़रा वो फ़लाँ काम तो कर लूँ, तो आप 1 घंटा वो काम करते हैं जो आपका पसंदीदा भी है। जैसे कि आप कोई फ़िल्म देखते हैं जो आपने पहले सोचा हुआ था कि आप देखेंगे, और फिल्म देखने के बाद आप वापस आते हैं कि वो पिज़्ज़ा का क्या ख्याल है, फिर तो आपको बाज़ औक़ात हैरत होती है कि आप को पिज़्ज़ा बेमानी लगने लगता है, उसकी वो जो क्रेविंग ज़ोरदार पहले थी वो हट गई है। और अगर ऐसा हुआ हो तो आप अपने आप को शाबाश देते हैं, अपनी कामयाबी पे आप नाज़ा होते हैं। लेकिन अगर आपको अब भी वही OCD तंग कर रही है, वही ऑब्सेशन और वही कंपल्शन का सामना है, तो आप 1 मोर टाइम सारा इस साइकिल में से फिर गुज़रते हैं, और फिर आप किसी ना किसी आप अपने काम निपटाते रहते हैं। जब आप अपने काम निपटाते रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बेबसी उस तरह ज़ोरदार तरीके से हमलावर नहीं होती, क्योंकि आपकी जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो बहरहाल चल रही है। और जब हमारी ज़िंदगी की गाड़ी सही डायरेक्शन में चलती रहती है तो हमें जो है इत्मीनान रहता है, हमें वो रिलैक्सेशन रहती है। क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी की गाड़ी रुक जाती है तो उससे जो है बड़े मसाइल होते हैं, क्योंकि एक तरफ हमें कोई बीमारी तंग कर रही है, दूसरी तरफ उस बीमारी के बावजूद हम अपने काम काज करे जा रहे हैं। तो जैसे किसी को डायबिटीज़ है लेकिन वो अपना फंक्शन किया जा रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो फंक्शन उसका सही है, तो उसको आसानी होगी बनिस्बत इसके कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है या डायबिटीज़ में कोई ज़ख़म हो गया है और हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा है और फंक्शनैलिटी ख़त्म हो गई है, हर रोज़ जो है काम जमा हो रहा है, तो उससे जो तफक्कुरात हैं वो 1+1 नहीं होंगे बल्कि 1+1 की बजाय 11 हो जाएंगे। सर, ये 4 स्टेप्स यूज़ करने से क्या OCD की शिद्दत में भी कमी आती है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है? हाँ, क्योंकि ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो रही होती है ना जब आप कोई और काम करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली आपने OCD के यानी जो ऑब्सेशन है उसका अगर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कंपल्शन को आप डिले करते हैं, तो आप वो जो केमिकल साइकिल है उसका ज़ोर तोड़ देते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ आपके ब्रेन में यानी केमिस्ट्री में चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं और ज़ोर टूटना शुरू हो जाता है। जैसे सैलाब का जब ज़ोर टूटता है, एक सैलाब आ रहा होता है, एक सैलाब वापस जा रहा होता है, तो जो सैलाब की मैनेजमेंट करने के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सैलाबी रेले आ रहे होते हैं वो कहते हैं एक रेला और आ रहा है, लेकिन फिर जब पीछे ज़ोर टूट जाता है तो वो कहते हैं अब हम आराम से अपना काम कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे ज़िंदगी के दीगर जो शोबे हैं वो मुतासर ना हो। अगर हम उनको मुतासर होने से बचा लेते हैं तो OCD बजाते खुद उसका फिर ज़ोर टूटना शुरू हो जाता है। अब आइए 5वें स्टेप जी, तामीर नौ वाला। तामीर नौ का स्टेप है। आप यूँ समझे कि ये डिसऑर्डर है जो किसी ना किसी तरीके से हमारी किसी कोताही के बगैर ही, या कम से कम हम जानते नहीं कि कौन सी कोताही से ये डिसऑर्डर इस तरह हमारे ज़िंदगी में हलचल मचा रहा है। तो हम इस 4 पॉइंटेड फार्मूले के हवाले से उसकी शिद्दत तोड़ देते हैं
उस पर एक तरह से काबू पा लेते हैं, तो फिर 5वां कदम यह है कि उसे पॉलिश करें, संवारें और तामीर नौ करें। तामीर नौ का मतलब यह है कि हम अपने दिमाग के अंदर जो सलाहियतें हैं, जो ह्यूमन स्किल्स हैं, जब हम इंसान के दिमाग की सलाहियतों की बात करते हैं तो उसमें एनिमल स्किल्स शामिल नहीं होती, अगरचे इंसानों में एनिमल स्किल्स भी होती हैं। इंसान भी मुर्गों की तरह चोंचें लड़ाते हैं, हालांकि वो मुर्गे नहीं होते, और इंसान भी एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हैं, हालांकि वो बातचीत कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। ह्यूमन स्किल्स जिनको हम कहते हैं, जिनको उर्फ़े आम में एग्जेक्टिव स्किल्स भी कहा जाता है, जो कि तकरीबन 1 दर्जन हैं, और इसमें एक स्किल ऑर्गेनाइजेशन की भी है कि हम अपने ख़यालात की ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, हम अपने ख़यालात को वैलिडेट भी करते हैं। देखिए, हमारी आम ज़िंदगी में ख़यालात को वैलिडेट करने का कोई ख़ास रुझान नहीं पाया जाता, जिससे कि बड़ी कबाहतें पैदा होती हैं। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। आप बैठे बैठे किसी से कोई बात करते हैं, कोई आप अपनी तरफ से फैक्ट बयान करते हैं, लेकिन दूसरा उससे एग्री नहीं करता, तो वो आपके सामने बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन पे गूगल पे जाके क्रॉस चेक करता है और आपको कहता है कि जो बात आप कह रहे थे वो दुरुस्त नहीं, हकीकत में जो दुरुस्त बात है वो ये है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मिसाल के तौर पर कोई आपको कहता है कि आप केला खाया करें, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहूँगा सर मिर्च खाया करें, कि मिर्चें खाने के बाद बंदा करता है, सी करता है। आप फौरी तौर पर अपने स्मार्टफोन पे जाएंगे और आप देखेंगे कि विटामिन सी केले में होता है या किसी और चीज़ में होता है, तो वहाँ से जो आपको मिलेगा कि केले में तो पोटेशियम होता है और विटामिन सी ऑरेंज में होता है और लेमन में होता है। अच्छा, जब आप क्रॉस चेक इन चीज़ों को बड़ी आसानी से करते हैं और साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ बयान करती हैं, यूनाइटेड नेशन बयान करती है, WHO बयान करती है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स बयान करती हैं। देखिए, इंटरनेट का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ जो वहाँ है वो दुरुस्त है। इंटरनेट पे तो बम बनाने के तरीके बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, पता? अच्छा सर। हाँ, इंटरनेट पे तो हर अच्छी बुरी बात मौजूद होगी। आपको अच्छी बात, दिस इज़ हाउ वी यूज़ इट। सो अपनी ज़िंदगी को संवारना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अगर आप अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं तो स्टीवन कवी, अल्लाह उन्हें करवट जन्नत नसीब करे। दुनिया में आदतों के बारे में 30 साल पहले कोई मवाद मौजूद नहीं था। ही वॉज द पायनियर। हैरत अंगेज़ तौर पर पिछली सदी के आखिर में अगर आप लाइब्रेरियों में जाते तो आपको कीड़े मकोड़ों के हालात ज़िंदगी पर बेपनाह किताबें मिलती थी, लेकिन इंसानों को आदतें कैसे अच्छा या कामयाब या बुरा या नाकाम और तकलीफ़ में कैसे मुब्तला करती हैं इल्लतें, तो उस पर स्टीवन कवी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। और फिर उसके बाद आदतों पे बहुत सा काम हुआ। चार्ल्स डुहिक का काम बहुत अच्छा है कि आदतें डालते कैसे हैं, आदतें हटाते कैसे हैं। सो आप जो पावर ऑफ हैबिट है या स्ट्रक्चर ऑफ हैबिट है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें तो बैकग्राउंड में जो OCD है या गुस्सा है या मूड डिसऑर्डर है या मसाइल हैं,
वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ह्यूमन स्किल्स को बढ़ाना शुरू करें, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट है, थॉट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सस्टेन्ड अटेंशन है कि तवज्जो से बात सुनना, और फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लोगों से तालमेल बनाने के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते। मेटकॉग्निशन है कि आप अपने बिहेवियर को ऐसे देख सकते हैं जैसे आपके कुछ दूर फासले पे खड़ा कोई समझदार इंसान आपके रवैयों को देख सकता है। जो तो प्रोग्राम भी करती हैं टीनेज एग्जीक्यूटिव्स, ये बताइए ना कि क्या ये जो क्या फर्क पड़ता है सैटरडे ये को 5 तमीरें बजे। हैं जी। सर मेरे ख्याल से जो जितनी भी आपने नाम लिया स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेटाकॉग्निशन की, रिस्पॉन्स इनहिबिशन बहुत रोल प्ले कर सकती है कि इम्पल्स कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्स इनहिबिशन कि आपका वो जो पहला ख्याल आता है नादर ख्याल कि कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लिया जाए, उसको फॉलो करूंगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और नहीं करूंगा तो क्या तो कॉन्सिक्वेंसेस। ये जितनी ह्यूमन स्किल्स हैं उनको 12 में तकसीम कर दिया गया ताकि आप किसी एक पे कोई काम कर सकें, फिर अगले दिन दूसरे पे काम कर सकें। ये जो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियरल थेरेपी है जिसे CBT भी कहते हैं, ये कोई बहुत गंभीर चीज़ नहीं है। साइंसदानों ने इसको इतना सादा बना दिया है कि हर बंदा थेरेपिस्ट है अपना। और कोग्निटिव का मतलब है जो उसके दिमाग में इल्म की शम्मा रोशन करे, ठीक। और बिहेवियर का मतलब है जो चीज़ें नापी तोली जा सकती हैं, जो देखी जा सकती हैं। थेरेपी का मतलब है जिससे कि आप इंसानी तकलीफ़ों को दूर करके आसानियाँ पैदा करते हैं। सो सबसे पहले अपने ख़यालों को क्रॉस चेक करें, उसके बाद आप अपने मूड को चेक करते रहें। जैसे मूड चेक, आप हर 1 घंटे बाद अपने दिल में सोच सकते हैं कि मेरा मूड कैसा है और मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कैसे बना सकता हूँ विल पावर के ज़रिए। और जब ख्याल बेहतर होते चले जाएंगे, सॉलिड और साइंटिफिक होते जाएंगे, मूड बेहतर से बेहतर होता जाएगा तो बिहेवियर पे असर पड़ेगा। नहीं तो आप बिहेवियर को बराह रास्त बेहतर बनाने के लिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए, अपने बर्ताव को बेहतर बनाने के लिए, आप दूसरों से तालमेल को बेहतर बनाने के लिए कुछ कोशिश करते हैं। और चौथी चीज़ जो है वो आप अपनी इन्वायरमेंट को अच्छा बनाते हैं, जिसमें ताल्लुकात भी शामिल है, जिसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि चाबियां कहाँ रखनी है ताकि बार बार ना ढूंढते फिरें, और आप अपनी ऐनक कहीं रख के ना भूल जाएं। रिमोट कंट्रोल किधर है, आप बंद आंखों से हाथ बढ़ाएं और रिमोट कंट्रोल आप। कई लोग तो सर कहीं दिल रख के भूल जाते हैं। हाँ, ये भी होता है और ये लोग बड़े तंग होते हैं। मैं आपको समझो अपने दिल को, वो कहते हैं इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो दिल बहुत कीमती चीज़ है, इसको बड़ा संभाल के अपने पास रखना चाहिए, देना नहीं चाहिए किसी को। ये देने की चीज़ नहीं है, ना तो देने का है ना लेने का, ना देने का है ना लेने का है। सो अगर हम इस तरह चलें कि अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बना के रखें, अपनी इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव बना के रखें कि जो हमारे लिए सहूलत का बायस हो, और फिर अगर हमें कोई तकलीफ़ है, कोई सिम्टम है, कोई एंग्जाइटी है, या कोई मसला है, या कोई बुखार है, या गला ख़राब है, या घुटने में दर्द हो रहा है, या कुछ हो रहा है, तो सिम्टम्स हैं तो उनके ऊपर भी तवज्जो दें। तो ख्याल, मूड, बिहेवियर, एनवायरनमेंट और सिम्टम्स, इन पांचों पे अगर आप तवज्जो देते हैं तो ये है CBT, ए शॉर्ट कोर्स इन CBT। सर इसका मतलब ये हुआ कि हम ये 5 स्टेप्स के ज़रिए इनफैक्ट हम अपनी सोचों और रवैयों पर काम करके अपने ब्रेन को रीट्रेन कर रहे हैं। सो ये रीट्रेनिंग होगी ब्रेन, रीट्रेन है ब्रेन। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है, इसको हम सिधा सकते हैं। तो जैसे हमारा कंप्यूटर है वो हमारा एक एक्स्ट्रा ब्रेन है। जब हम अपने कंप्यूटर की बात करते हैं, डेस्कटॉप है या लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, तो एक तो हमारा अपना ब्रेन है, एक हमने अब छोटे छोटे ब्रेन पाल रखे, अंदाज़ा करिए जैसे लोग शेर पाल रखे हैं। मैं जानता हूँ लाहौर में एक साहब हैं, उन्होंने शेर पाल रखे, एक साहब हैं उन्होंने अजदहा पाल रखे। ये कहने लगी थी लोग सांप पाल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि जो हमने ये दिमाग पाल रखे हैं,
जो डेस्कटॉप है ये हमारे ब्रेन के साथ अब एक और ब्रेन है जो हमें एक्स्ट्रा हम ख़रीद के रख लेते हैं। तो जब हम बाज़ार से ये ब्रेन ख़रीद के रखते हैं यानी कंप्यूटर ख़रीद के रखते हैं अपने डेस्क पे, तो हम अगला काम क्या करते हैं, हम उसे सिधाते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं उसमें। और जब हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, अपनी मर्जी के ऐप्स डालते हैं अपने स्मार्टफोन में, जो हमें याद कराते हैं कि जनाब ये फ़लाँ काम करने का वक्त हो गया है, या आप इसको यूं कर लीजिए, आपने 400 कैलोरीज खाई हैं तो इनको इसमें फीड कर दीजिए ताकि आप बेतहाशा खाने से बच जाएं। तो एप्लीकेशंस हैं, ये एक्चुअली छोटे छोटे ब्रेन्स हैं जो कि आपकी मदद करते हैं। और पहले इंसान वो काम किया करते थे अपने ब्रेन से, अब इंसानों ने ब्रेन बना लिए हैं, उनसे काम करते हैं। तो मुझे बताइए कि जब आपका डेस्कटॉप हो तो उसमें किसकी मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर होना चाहिए? तो मेरी मर्ज़ी का। हाँ, फिर उस सॉफ्टवेयर में इम्प्रोवाइजेशन अगर आ जाए, आपको पता चल जाए कि उसका नया वर्जन आ गया, I'll go for it। ठीक है, यू विल गो फॉर इट। तो जो हमारा ब्रेन है, इस बेचारे ने क्या कसूर किया है कि इसमें आप पुराने सॉफ्टवेयर डाल दें, फरसूदा, और उनसे गुजारा करें और उनको मुकद्दस भी समझें, और आप पसमानदगी और बदहाली में हों और फिर आप कुछ करें भी ना। तो इससे कहीं बेहतर नहीं है कि आप अपने जो ब्रेन है सबसे पहले उसमें जो सॉफ्टवेयर हैं और वो अच्छे हों और वो बेहतर हों और वो ज़बरदस्त हों और वो साइंटिफिक हों, तो आप ये काम करें। और फिर आपको पल पल दाएं बाएं बिखरे हुए ब्रेन नज़र आते हैं जो स्मार्टफोन की शक्ल में है, या आपका टेलीविज़न है, या आपका डेस्कटॉप है। तो ये सब वो ब्रेन हैं जो कि आपके ताबे हैं, आपके ब्रेन के ताबे ब्रेन हैं। तो ब्रेन्स की ये जो फौजे ज़फ़र मौज है, ये आपकी ज़िंदगी के साथ कितने खूबसूरत नताइज पैदा करेगी। So if we learn something which is not producing results, we can unlearn it and we can relearn stuff that will produce results and give productivity। Exactly, बिल्कुल, अल्लाह आपका भला करे कि जो चीज़ हमारे लिए कारआमद नहीं है और टाइम एंड अगेन हम रोते कुरलाते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए देयर इज़ समथिंग इंट्रिंसिकली रॉन्ग विद दैट। तो हमें उसको बदलने में कोई भी कोताही और देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़ के अपने लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। सर OCD का एक मुझे ये भी पहलू नज़र आया कि जिसमें लगते तो आप बिज़ी हैं, जिन लोगों को काम तो कुछ हो रहा है पर नतीजा कुछ नहीं। यानी ऐसे ही है जिस तरह आपने किसी जगह पे पहुंचना है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, और आप एक ही जगह पे कहें मैं दौड़ी जा रहे हैं, मैं पहुँचने दी, मगर ट्रैवल आप एक डायरेक्शन में नहीं कर रहे, वहीं पे फंसे हुए। देखिए, जिसे आप कहते हैं कि जो पतली चीज़ों में से मोटी चीज़ें निकालने की कोशिश है, अल्टीमेटली वो होगा कुछ नहीं। तो लोग जो छोटी छोटी बातों में परफेक्शनिज़म के पीछे पड़ जाते हैं, तो जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो अधूरे रह जाते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए बाज़ औक़ात आपको फोकस अपना उसी जानिब रखना पड़ता है। और अगर आप वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फ़र्ज़ करें किसी ने इम्तिहान की तैयारी करनी है और इम्तिहान की तैयारी के लिए वो 10 और एहतमाम करता है और फिर वो पढ़ने बैठता है, तो इतनी देर में पढ़ाई का वक्त ही ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए वो जिसे कहते हैं ना, वो मूड बनाते बनाते बाज़ औक़ात वो जो असल काम है वो रह जाता है। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि प्रायोरिटाइज़ कैसे करना मुमकिन है, तरजीहात को दुरुस्त रखना कैसे मुमकिन है, और चीज़ों को उतनी एफ़र्ट हम दें जितनी कि वो डिज़र्व करती हैं, और जो चीज़ ज़्यादा एफ़र्ट डिज़र्व करती है उसको ज़्यादा दे दें, क्योंकि एफ़र्ट हमारे पास लिमिटेड है। और अगर हम वो एफ़र्ट छोटी मोटी चीज़ों पे, पैटी चीज़ों पे वो एफ़र्ट दे देंगे, तो फिर जो असल प्रोजेक्ट है वो अधूरा रह जाएगा। इसमें एक जो एग्जेक्टिव्स करते हैं वो ये है कि वो डेलीगेट करते हैं काम अपने मातहतों की तरफ, जिससे कि उनकी महारत में इजाफा होता है और उससे एफिशिएंसी मिलती है एग्जेक्टिव्स को, जो आगे नए प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। शुमाइला, मेरा ख्याल है प्रोग्राम जो है वाइंड अप कर लें। काफ़ी जो हमने तवील सैर हासिल गुफ्तगू की है, क्योंकि मेरे जहन में जो है ना मुनीर न्याजी का एक शेर आ गया, अज दा दिन भी एवं ही लंघिया, कोई भी कम ना होया, ना मैं पढ़ी नमाज ना जाम शराब दा पीता, ना मिलिया मैं खलकत नाल ना याद खुदा नू कीता,
पूरब ਵੱਲੋਂ ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ ਪੱਛਮ ਆਨ ਖਲੋਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘਿਆ कोई भी कम ना होया। सर आज हमने लर्न किया कि जो 5th स्टेप को ऐड करके हम OCD को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये OCD वालों की मुझे कहानी लगी है कि कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये तो है। ये बड़ा ही मुनीर नियाज़ी बहुत ही ज़बरदस्त शायर, मैं समझता हूँ ये शायर लोग समो देते हैं बहुत बड़ी बड़ी हकीकतें 2 मिसरों में जिन्हें शेर कहते हैं। मिर्ज़ा गालिब तो इसमें यद-ए-तुला रखते हैं, लेकिन मुनीर नियाज़ी भी अपने पहलू से एक ज़बरदस्त शायर हैं और बहुत सी इंसानी कैफियत को समझने में मदद देते हैं। डॉक्टर सदाकत अली, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हर जुमे को हमारी मुलाकात होती है यू आस्क्ड फॉर इट में, और आज हम वहम की बीमारी, वसवसों की बीमारी, OCD की बीमारी, इसके मुतालिक बात कर रहे थे। और ये जो हमें इंग्लैंड से आया था मुरासला, इसके मुतालिक बात कर रहे थे। आई एम सो थैंकफुल, आपने बड़ी डिटेल में बात की। असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे विलिंग वेज में, आप हर सैटरडे को 5 से 6 बजे के दरमियान मिस शुमाइला बतूल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, मैं खुद बड़े शौक से सुनता हूँ रात को वॉक करते हुए। सर कल आप उसमें शामिल हो रहे हैं? हो जाऊंगा, इसमें क्या बात है। आज मिस शुमाइला ने हमारे प्रोग्राम में शमूलियत की है तो कल इनके प्रोग्राम में हम शामिल हो जाएंगे ज़रूर। और मैं आपको बताऊं, जो फीडबैक आता है विलिंग वेज के पेज से, दुनिया के पता नहीं किस किस मुल्क से आपको फीडबैक मिलता है। चूँकि फासले सिमट गए हैं, फेसबुक पे इनबॉक्स में लोग मैसेज भेजते हैं, बराह रास्त मैसेज भेजते हैं, और जब हमें नज़र आता है कि हमारे काम की लोग सराहना करते हैं तो और भी जज्बा काम करने का बढ़ता सर। है। बल्कि रिसेंटली, मैं आपको भी नहीं बता पाई, रिसेंटली एक मुझे भी इनबॉक्स आया कि कोई मलेशिया में खातून है जो कि है पाकिस्तानी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अपना रिसर्च और वो सारा साइकोलॉजी रिलेटेड है, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने अपना थीसिस एग्जेक्टिव स्किल्स पर किया था। तो उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मुल्क में भी इस तरह के टॉपिक्स को लेकर आ रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन, और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। और उन्होंने मुझे बल्कि कहा कि अगर आप मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहें और मेरी किसी हेल्प, आप कोई हेल्प कर आप सकें, उनको लेना भी मिक्स पे आप लें उनको, और जी उनकी सर, बातें मैं जो हैं अभी हमें भी रिसेंटली मैंने जानने का लिखा और मौका उस पर मिले। ज़रूर मैं उनको इनबॉक्स करूँगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ होते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ कि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हम कुछ अरसे से शामिल नहीं कर पा रहे, मगर मैं डॉक्टर सदाकत से भी रिक्वेस्ट करूँगा और आइंदा हम कोशिश करेंगे कि आपकी कॉल्स को भी शामिल करें और जो आपके कमेंट्स चल रहे होते हैं लाइव प्रोग्राम्स में उनको भी शामिल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, हम यूँ कर सकते हैं कि हम प्रोग्राम